ये गाइस ऑफर चल रहा है, प्राइस हाइक होने वाला है। तो 21 तक, आज तक ऑफर है, तो इसके बारे में आप बता सकते हो। हेलो प्रिंस। हेलो प्रतीक। और इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा 21 के बाद। तो 28 से प्राइस बढ़ने वाला है, तो जो भी आपके नोन है आप उनको बता सकते हो। कोड आपको पता है, मेरा लोकेश अग्रवाल इज कोड। एंड उसके बाद प्राइस बढ़ के 30% का हाइक हो जाएगा लगभग, तो दे कैन सेव। दीज आर द रिजल्ट्स, यू नो। ये बैच शुरू हो रहे हैं कैट 23 के लिए। तो ये बता सकते हो, ये मेरा बैच शुरू हुआ था, लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं इसमें। इसमें हम क्वांट कर रहे हैं। And these are the batches for CET, CMAT, and GDPI. And these are the features for Plus and Iconic. तो these are the main notification. Important है कि फीस बढ़ने वाला है, उसके बारे में बता दो। चलो। और जो मैंने टेस्ट सीरीज का लिंक भेजा है, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए सीमेट या एमएससीटी की, वो भी आप यूज कर सकते हो। हेलो नेहा, हेलो प्रशांत, वेलकम। आई एम गुड। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा थर्ड पार्ट है। जिन्होंने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं, लेकिन चेक द वीडियो। कितने टेस्ट हैं उसमें, और ये चेक कर लेना है उसका नोटिफिकेशन। उसके डिटेल्स नहीं पता, उसके चेक कर लेना डिटेल्स। लेकिन काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, यू कैन टेक इट। हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हो। ये कोई क्वांट थोड़ी ना है। ये कोई लिंक थोड़ी ना किसी टॉपिक से। एवरी टॉपिक इज एन इंडिविजुअल टॉपिक, और ये सब थियोरिटिकल टॉपिक है थोड़े से। तो इसमें कोई लिंक नहीं है कोई पहले से। कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द पार्ट 3। टेलीग्राम पे जो लोग नहीं है, लेकिन ज्वाइन इट। माय नेम इज लोकेश अग्रवाल, यू नो दैट। ये डिटेल्स आ गई हैं, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। फॉर्म भरने की डेट, हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट टू पार्ट यूट्यूब पे ही है। इसकी लास्ट डेट 6 मार्च है। मैं हर रोज बता रहा हूँ ये बात, ताकि जो लोग अभी भी फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है वो फॉर्म भर दो। अभी तक किसी ने भरा है फॉर्म तुम में से? किसी ने अभी तक फॉर्म भरा है सीमेंट का? नहीं भरा है? हाँ जी, हाँ जी। तो आज का सेशन भी इंपॉर्टेंट लगने वाला है, अच्छा लगने वाला है, मजा आएगा। कोई किसी ने भी नहीं भरा है, बहुत बढ़िया। वो तो अभी तो 6 तारीख का, 6 तारीख है, अभी तो 5 तारीख का वेट करेंगे। रात को 6 तारीख को शाम को 5 बजे, 7:11:50 का टाइम है ना, तो 11 बजे बैठ जाना भरने। 6 मार्च को 11 बजे बैठ जाना, भर जाएगा 50 मिनट में, काफ़ी है। डाल ने भर दिया है। पेमेंट पेंडिंग है। लास्ट डेट का वेट करते हैं, मतलब हर बार का ऐसा ही है, कोई नई बात थोड़ी ना है। भर दो भाई इसको। वेट नहीं करना है। वेट किस चीज़ का करना है? जब भरना है, एग्जाम देना है, तो भर दो। ये सिलेबस है। टर्म्स रिलेटेड टू इनोवेशन, आइडिया जनरेशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, करंट ट्रेंड, सोशल इनोवेशन क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, कॉमर्शलाइजेशन क्या होता है, स्टार्टअप वेंचर क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं। इन सेक्शन का पीडीएफ, यार इन सेक्शन का पीडीएफ मतलब मैं नहीं चाह रहा कि मैं पीडीएफ दूं, क्योंकि पीडीएफ है नहीं, पीपीटी है। एंड आई वांट कि जो लोग अटेंड कर रहे हैं क्लास, सिर्फ वही देखें और यूट्यूब से ही देखें। पीडीएफ मिल जाता ना, तो आप लोग रिलैक्स हो जाते हो कि चल पीडीएफ से पढ़ लेंगे, क्या जरूरत है सेशन अटेंड करने की। दैट्स व्हाई आई डू नॉट वांट टू शेयर द पीडीएफ। आप सेशन अटेंड करो और यहीं से देखो उसमें क्या करना है, पीडीएफ का क्या करना है। जो समझा रहा हूँ अगर समझ में आ जाएगा तो पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है। जीके वाले सेक्शन कैसे करेंगे? पढ़ना है यार जीके, तो जीके भी, जीके कोई पढ़ा थोड़ी ना सकता तुम्हें, जीके तो खुद से पढ़ना है। पढ़ना शुरू करो धीरे धीरे। तो आई वांट कि आप लोग अटेंड करो और नोट्स बनाओ। हाँ जी, हाँ जी, नोट्स बनाओ, थोड़े थोड़े मेन मेन चीज। नोट्स तो वैसे भी बनाने पड़ेंगे ना। हाँ, जो लोग अटेंड कर रहे हैं मैं उनको दे सकता हूँ, नो नो प्रॉब्स। जो लोग अटेंड कर रहे हैं आप मुझसे मांग लेना, आई आई शेयर इन योर पर्सनल चैट, नो प्रॉब्स। ठीक है। तो जो लोग रेगुलर हैं मैं उनको दे दूंगा, लेकिन जो रेगुलर नहीं है मैं उनको नहीं दूँ। तो जो लोग अटेंड करेंगे उस दिन का क्लास, मुझे पता होता है किस किसने अटेंड करा है, आप मेरे को मैसेज कर देना, आई गिव इट टू यू। ठीक है। चलो और बोलो। चलिए, तो शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। आज हम क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके साथ साथ जो टर्म आएंगे उनको देखते जाएंगे। उनका लिंक क्या है, कैसे कैसे उसको पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ इनोवेशन लाइफ साइकिल? हाँ जी, हाँ जी। इनोवेशन लाइफ साइकिल क्या होती है, पता है किसी को? व्हाट इज दैट इनोवेशन लाइफ साइकिल? उसके स्टेजेस होते हैं 4, उनमें से कौन सा स्टेज नहीं है इनोवेशन लाइफ साइकिल का, जो मैंने ऑप्शन दिया?
इन्वेस्टमेंट नहीं है। इनोवेशन लाइफ साइकिल का ऑप्शन दे रहा हूँ ए। ओके, काफी लोग बोल रहे हैं ए, इन्वेस्टमेंट ए। पता है कौन सी स्टेजेस होती हैं? डू यू नो व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ इनोवेशन लाइफ साइकिल? एनीवन? व्हाट आर द 4 स्टेजेस? बता सकता है कोई? चलो मैं बताता हूँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन रटने का फायदा नहीं है। क्वेश्चन रटने का फायदा नहीं है। पहले समझते हैं कि होता क्या है इनोवेशन लाइफ साइकिल, उसकी स्टेजेस क्या होती है। तो आप लोगों ने ठीक दिया आंसर। आंसर है इन्वेस्टमेंट। Investment may be needed, but it is not the compulsory stage. It may be needed at every stage, but this is not the compulsory. This is not one of the stage, right? It can be needed for every stage. Project selection, product development में हर जगह काम आएगा, लेकिन ये कोई इसकी स्टेज नहीं है। इनोवेशन पढ़ा है, उसमें आंसर मिल गया इसका। हाँ जी, हाँ जी। तो अब मैं लाइफ साइकिल बता रहा हूँ, उसके 4 स्टेज होते हैं कुणाल। उसका सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है बता सकते हैं? उसका सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है बता सकता है कोई? पहला स्टेज ऑफ इनोवेशन लाइफ साइकिल कहां से शुरू होता है? इनोवेशन थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इनोवेशन कहां से शुरू होगा? व्हाट विल द फर्स्ट स्टेज? गुड निशा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसको बोलते हैं आइडिएशन। पहला स्टेज होता है आइडिएशन। आइडिया जनरेशन या आइडिया जब आया तब वहां से शुरू होती है लाइफ साइकिल। तो मैं आपको ये चारों नहीं, प्रोजेक्ट बाद में आता है। प्रोजेक्ट बाद में आएगा प्रतीक। पहले सबसे पहले आइडिया आता है, इसको बोलते हैं आइडिएशन। मैं आपको पहले ये पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आगे जाऊंगा। इनोवेशन लाइफ साइकिल होती है अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय जेरुस्लिकी, देहोफ एंड बोर्डिया। इन्होंने दी थी लाइफ साइकिल। द इनोवेशन प्रोसेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 की स्टेजेस। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनोवेशन लाइफ साइकिल किसने दी ये वाली प्रोसेस? देहोफ, बोर्डिया एंड जेरुजेल्की। जेरुजेल्स्की, नाम भी इतना टफ है। तो पहला स्टेज होता है आइडिएशन। पहला स्टेज होता है आइडिएशन। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड द बेसिक रिसर्च एंड कंसेप्शन नेसेसरी टू डेवलप दोस आइडियाज। तो पहला स्टेज होता है आइडिएशन। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया एंड द बेसिक रिसर्च। नहीं मतलब अब तुम्हें याद रहेगा ना यार ये। अगर तुमने एक बार पढ़ लिया तो थोड़ा तो लिंक कर पाओगे। अगर मान लो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, वैसे मुश्किल है लेकिन आपको पता होना चाहिए थोड़ा। तो याद करने की जरूरत नहीं, कितना याद रखोगे। पर्पस यहाँ पे ना नाम का नहीं होता ज्यादातर। ये जीके नहीं है, मैंने जैसे उसने बोला था। ये थोड़ा ना नॉलेज बेस्ड है, तो ये थ्योरी बेस्ड है थोड़ा सा। तो नाम वाम नहीं पूछे जाते हैं, टर्म पता होनी चाहिए। This stage involves the generation of the new ideas and the basic research and conception necessary to develop those ideas. तो अब हमने आइडिया आ गया हमारे पास, वहां से शुरू होती है आपकी लाइफ साइकिल, पहली स्टेज। फिर क्या होगा इसके बाद? फिर क्या होगा सोचो। आइडिया आ गया, आइडिएशन हो गया, उसके बाद क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? बेसिक रिसर्च हमने कर ली, कंसेप्शन हमने कर लिए, फिर डेवलप करना शुरू करेंगे। टीम क्रिएट करना नहीं, वो स्टेज नहीं है, वो तो हर एक किसी का पार्ट है ना। टीम क्रिएट करना इज नॉट वन ऑफ द स्टेज। स्टेज क्या होती है? आइडिया पे काम चालू हो चुका है, आइडिया आ चुका है, उसको बोलते हैं, उसका एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना। प्रोजेक्ट सिलेक्शन एक अगला स्टेज होता है। इन दिस स्टेज अ डिसीजन इज मेड टू इन्वेस्ट इन वन और मोर ऑफ द आइडियाज जनरेटेड ड्यूरिंग द आइडिएशन स्टेज। तो जो आइडिया आया है उस पर फिर काम शुरू हो जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज मार्केट पोटेंशियल। आइडिया तो बहुत सारे आ सकते हैं ना, आइडिया तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन उनमें से एक दो आइडिया पे काम शुरू हो जाता है। वन और मोर ऑफ द आइडियाज जनरेटेड ड्यूरिंग द आइडिएशन स्टेज बेस्ड ऑन द फैक्टर सच एज मार्केट पोटेंशियल। मार्केट में जितना पोटेंशियल होगा उस पर ज्यादा काम होगा कि किसमें ज्यादा पोटेंशियल है। टेक्निकल फिजिबिलिटी है या नहीं प्रोडक्ट की। अलाइनमेंट विद द कंपनीज ओवरऑल स्ट्रेटजी या फिर एम, जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है, आपको जो अचीव करना है, जो आपने दिमाग में सोचा हुआ है कि मेरे को ये अचीव करना है, क्या उस पर प्रोडक्ट फिट बैठ रहा है? तो उसमें फिर प्रोजेक्ट का सिलेक्शन हो जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। आइडिया तो बहुत सारे हैं, किसी एक दो आइडिया पे काम शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट का सिलेक्शन। फिर प्रोजेक्ट का सिलेक्शन होने के बाद तीसरी जो स्टेज आती है, वो कहलाती है प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। तो हमने प्रोजेक्ट तो सेलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद
कि ये प्रोजेक्ट है, इस पे काम करेंगे। फिर हो जाता है प्रोडक्ट का डेवलपमेंट शुरू। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स बिल्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूडिंग टेस्टिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड रिफाइनमेंट। द गोल इज टू क्रिएट ए वायबल प्रोडक्ट दैट मीट्स कस्टमर नीड्स एंड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट स्केल। तो सबसे पहले आइडिया आया, फिर प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ, उसके बाद प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे काम शुरू हो गया। ठीक है, अब जो आप बोल रहे हो टीम बनाना, वो सब यहीं पे शुरू हो जाएगा, है ना। वो तो हर एक पे चलता रहेगा, हर एक स्टेज पे चलता रहेगा। वो कोई एक पर्टिकुलर स्टेज नहीं है टीम सेलेक्ट करना। टीम सेलेक्ट तो हर एक में होती रहेगी। इन्वेस्टमेंट कोई एक पर्टिकुलर स्टेज नहीं है। अगर प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। अगर मार्केट में उतारना है तो हर एक स्टेज पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट तो हर एक किसी स्टेज का पार्ट है। और टीम सेलेक्ट करना तो हर एक किसी स्टेज का पार्ट है। तो वो कोई एक पर्टिकुलर स्टेज नहीं है। तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है तीसरी स्टेज। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स बिल्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूडिंग टेस्टिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड रिफाइनमेंट। द गोल इज टू क्रिएट अ वायबल प्रोडक्ट दैट मीट्स कस्टमर नीड्स एंड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट द स्केल। और फाइनल जो स्टेप होता है वो होता है कॉमर्शियलाइजेशन। प्रोडक्ट डेवलप हो गया, उसको मार्केट में उतारा जाता है। द फाइनल स्टेज इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द मार्केट, adapting it to the customer demands and scaling up production and distribution to achieve widespread adoption। बिल्कुल सही। तो 4 स्टेज। अगर आपसे भी बोलेगा कि इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है, तो पिछला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको पता चल चुके हैं, आइडिएशन है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है और कॉमर्शियलाइजेशन है। तुम्हारा जो पिछला क्वेश्चन था, प्रोजेक्ट सिलेक्शन एक स्टेज है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज है, कॉमर्शियलाइजेशन स्टेज है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसकी कोई स्टेज नहीं। तो नाउ यू नो द इनोवेशन लाइफ साइकिल की ऑल 4 स्टेजेस। तो इन्वेस्टमेंट की जगह आएगा आइडिएशन। तो आइडिएशन, फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर कॉमर्शियलाइजेशन। ये होती है 4 स्टेजेस। तो आपको अगर थ्योरी आती होगी तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे बड़ी आसानी से। क्लियर है? चलिए, इनोवेशन लाइफ साइकिल की 4 स्टेज हमने पढ़ ली। आइडिएशन, सिलेक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियलाइजेशन। द डिसीजन टू इन्वेस्ट यहां पे भी हो रहा है, बिल्डिंग द प्रोडक्ट, ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट। एंड दीज स्टेजेस आर नॉट ऑलवेज लीनियर एंड देयर मे बी सम ओवरलैप और इटरेशन बिटवीन देम। ऐसा नहीं है कि मतलब हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे फिर प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। हो सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम यहीं पे शुरू हो चुका हो, आइडिया आया और प्रोजेक्ट यहीं पे शुरू हो गया हो। तो ऐसा नहीं कि एक खत्म होगी उसके बाद दूसरी स्टेज आएगी, राइट। तो ये चलता रहेगा, ये मिक्स होते हैं, लीनियर नहीं है ये। दिस इज नॉट ऑलवेज लीनियर एंड देयर मे बी सम ओवरलैप और इटरेशन बिटवीन देम। However, they provide a useful framework for understanding the process of innovation and the key milestone that companies must achieve to bring new product or service to the market। तो ऐसा नहीं कि ये इसी ऑर्डर में फ्लो होंगी, लीनियर कोई अप्रोच होगी, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क है ये। तो बेसिक उन्होंने फ्रेमवर्क दे दिया है ताकि आइडिया हमें लग सके। ठीक है, इनोवेशन लाइफ साइकिल हमें पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली टर्म आ रही है हमारे पास, बताओ इसका आंसर अब क्या है। Idea of new product is tested in potential consumer to determine consumer acceptance at which stage? Can you get a PDF? हाँ, बस सबको पीडीएफ ही चाहिए, सबको पीडीएफ ही चाहिए। सेशन किसी को नहीं अटेंड करना, सेशन दोस्तों के यहाँ जाके अटेंड करेंगे, लेकिन पीडीएफ हमारे यहाँ करेंगे। बिल्कुल सही, गुड आंसर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं प्रतीक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले। प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले, प्रोडक्ट तो डेवलप तब करोगे ना जब आप टेस्ट मार्केट कर लोगे। उस प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले उसकी टेस्ट मार्केटिंग करी जाती है, वो प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं। हाँ बोलूंगा दोस्तों, बिल्कुल बोलूंगा दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। Idea of new product is tested in potential consumer to determine consumer acceptance at test marketing stage। तो टेस्ट मार्केटिंग बेसिकली यहां पे शुरू होगा, टेस्ट मार्केटिंग शुरू होगा आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे ही। यहीं पे आप साथ में
या आइडिया के बीच में आप बोल सकते हो हम टेस्ट मार्केटिंग भी करते हैं, या हमने थोड़ा सा एक प्रोडक्ट डेवलप कर लिया प्रोजेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे, फिर उसकी हमने टेस्ट मार्केटिंग करी कि क्या ये प्रोडक्ट फिजिबल है, जिसको हम प्रोटोटाइप बोल रहे हैं ना। यहाँ पे हम जो प्रोटोटाइप बोल रहे हैं, कहाँ गया प्रोटोटाइप? अरे था तो सही, था एक वर्ड प्रोटोटाइप टाइप था ना। तो प्रोटोटाइप जो होता है उसका एक उसको फिर टेस्ट मार्केटिंग कराया जाता है उसमें। आइडिया ऑफ न्यू प्रोडक्ट, आइडिया आ गया, उसके बाद उसको टेस्ट करा जाता है कि भैया इसकी डिमांड है भी या नहीं। तो वो होती है कौन सी स्टेज? वो होती है हमारी टेस्ट मार्केटिंग। तो जब तक डिमांड है या नहीं, पोटेंशियल है या नहीं उस प्रोडक्ट का, तब तक आप प्रोडक्ट थोड़ी ना डेवलप कर दोगे। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले जो आइडिया आता है, उसके बाद आइडिया के साथ साथ हम उसको टेस्ट करते हैं पहले। तो आंसर आएगा टेस्ट मार्केटिंग। क्लियर है? क्लियर है ये पार्ट? सीड कैपिटल असिस्टेंस नहीं। अगला क्वेश्चन है सीड कैपिटल असिस्टेंस इज, क्या होता है इनमें से? लॉन्ग टर्म असिस्टेंस होता है, इनिशियल असिस्टेंस होता है, और तीसरा ऑप्शन देखो जरा, तीसरा ऑप्शन सबसे मस्त है, तीसरा ऑप्शन सबसे मस्त है। सीड कैपिटल असिस्टेंस, अ हेल्प टू परचेज ऑफ सीड्स, अ शॉर्ट टर्म असिस्टेंट असिस्टेंस। सीड कैपिटल गाइस, तो जो वेंचर कैपिटल होता है ना, वेंचर कैपिटल तो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, तो सीड नाम से पता चल रहा है, सीड, सीड क्या है? सीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सीड मतलब बीज। तो जब वो इनिशियल स्टेज पे होता है ना, तभी इन्वेस्टमेंट जो आता है सीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, सीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्ट किया था उसको बोलते हैं सीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नहीं मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, पढ़ते हैं इसको एक बार। ये होती है सीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। Seed capital assistance is a form of funding provided to startup or entrepreneur in the early stage of their business to help them get off the ground. It is typically used to finance the initial research and development phase of a business or to cover the cost associated with the market testing a new product or service. तो शुरू में जो बिल्कुल इनिशियल फेज होता है, जब तक प्रोडक्ट अभी आपका कॉमर्शियलाइज होना शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं सीड कैपिटल असिस्टेंस। क्लियर होना चाहिए बहुत। तो बिफोर कॉमर्शियलाइजेशन, बिफोर इवन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यू कैन से, ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं सीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिफोर कॉमर्शियलाइजेशन। राइट, चलो जी, एक और टर्म समझ में आ गई हमें। अगला देखते हैं। सीड कैपिटल is generally much smaller than the amount provided through the other form of startup funding such as angel investment or venture capital. ये तो जब आएंगे ना, जब प्रोडक्ट शुरू हो जाएगा मार्केट में, प्रोडक्ट का डेवलप हो जाएगा, एंजल इन्वेस्टर तब आएंगे, वेंचर कैपिटल तब आएंगे जब उसकी कॉमर्शियलाइजेशन शुरू हो गई है। तो ये अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट है। एक हो गया हमारा सीड कैपिटल, एक हो गया हमारा एंजल इन्वेस्टर, ये बिल्कुल शुरू वाले इन्वेस्टर होते हैं एंजल इन्वेस्टर। एक हो गए हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट। तो इनकी स्टेजेस हो गई डिफरेंट डिफरेंट। तो सीड कैपिटल बिल्कुल बिगनिंग में, एंजल इन्वेस्टर जब थोड़ा सा प्रोडक्ट डेवलप होने की स्टेज पे आ गया तब एंजल इन्वेस्टर आएंगे। बूटस्ट्रैपिंग और एंजल इन्वेस्टर आप यहीं पे बोल सकते हो। बूटस्ट्रैपिंग तो ये होता है कि आपने किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, आपने एंजल इन्वेस्टर से भी नहीं लिया, वेंचर कैपिटल से भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया। बूटस्ट्रैपिंग यानी कि आप अपने पैसे को इस्तेमाल कर रहे हो। ये बताया था ना बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है। तो आप या तो एंजल इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हो, आप अपना पैसा लगा सकते हो। तो जब आप अपना पैसा लगाते हो उसको बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं, या पैसा ले रहे हो तो उसको एंजल इन्वेस्टिंग बोलते हैं। डिफरेंस क्या होता है सब में, ये देखो, इसको ये नहीं समझ में आ रहा, इतनी सारी टर्म पढ़ा दी है,
फिर क्या फायदा होगा ब्रिजेश? ये तो सारी टर्म पढ़ा दी है ना, डिफरेंस। एंजल इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ाई थी कल? एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल, बूट स्ट्रैपिंग, ये सारी टर्म पढ़ा नहीं चुका मैं? फिर क्या फायदा पढ़ने का कि अगर अभी भी डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा कि डिफरेंस क्या होता है? ये तो सारी टर्म पढ़ा चुके ना। हम्म। The goal of the seed capital assistance is to help new business overcome the challenges associated with getting started and to provide them with the resources they need to develop and test their product or service. तो मतलब अभी उनको प्रोडक्ट डेवलप करना है, वहीं पे उनको जो जरूरत पड़ेगी उसमें हम काम करते हैं. By providing early stage funding, seed capital assistance program help to support the growth of the innovative startup and contribute to overall health of the economy. इसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करती है इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए. जो ग्रांट्स वगैरह देती है उसमें गवर्नमेंट का भी काफी बड़ा रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का. तो ये जो इनिशियल स्टेज पे आपका कोई हाथ पकड़ता है ना, उसको हम बोलते हैं सीड फंडिंग. तो जब तक आपका प्रोडक्ट डेवलप भी नहीं हुआ, लोन के फॉर्म में दे सकती है. आप लोगों ने आईडीबीआई वगैरह का नाम सुना होगा ना, आईडीबीआई, आईएफसीआई, ये सब उसी में काम करती है. सीड कैपिटल जो होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में ना. नेक्स्ट टाइम आ गई गाइस, नेक्स्ट टाइम आ गई. A business where an individual is both the owner and conductor of the business affairs is called. ये चारों टर्म पता होनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है. A business where an individual is both the owner and conductor of the business affair is called. हम्म. नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है ना. A business where an individual is both the owner and conductor of the business affair. तो वो ओनर भी है, इंडिविजुअल अकेला चला रहा है, वही ओनर है, वही कंडक्टर भी है बिजनेस का. दैट बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरी फर्म. सोल मतलब अकेला बंदा, सोल, सोल वॉरियर. कॉमर्स वाले को, हाँ कॉमर्स मतलब ये तो नाम से ही पता चल रहा है यार. सोल अगर आपको नाम पता है, सोल मतलब अकेला बंदा, सिंगल पर्सन, सिंगल प्रोप्राइटरी फर्म. जितने भी दुकानदार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, वो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे सोल ही तो है, अकेला चला रहे हैं. बिजनेस के ओनर भी खुद ही हैं, कंडक्टर भी खुद ही हैं, सभी चला रहे हैं. पार्टनरशिप में पब्लिक प्राइवेट फंड, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये सब टर्म पता है आपको. लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, ये सारी टर्म पता है. तो देखते हैं एक बार, सारी टर्म समझते हैं. इसका आंसर तो ए आ गया. तो ये चार तरह की फर्म होती है गाइस, ये चार तरह की फर्म होती है, चार तरह के बिजनेस वेंचर होते हैं. एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होती है जनरल पार्टनरशिप, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और फिर बहुत सारी हो जाती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. डिफरेंट डिफरेंट हो जाती हैं. ये सिर्फ चार है, और भी हो जाती हैं. पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जब आप अपना शेयर इशू कर देते हो मार्केट में तो आप पब्लिक बन जाते हो. प्राइवेट, जब तक आप पब्लिक में नहीं गए हो, सारा पैसा आपका ही लगा हुआ है. लेकिन इसमें एक दो लोग नहीं है, कई सारे लोग होते हैं. प्राइवेट लिमिटेड है ये आपकी कंपनी, शेयर होल्डर होते हैं. शेयर होल्डर नहीं मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह होते हैं, डिसीजन लेते हैं. तो देख लेते हैं एक बार ये सारी क्या होते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, जनरल पार्टनरशिप, क्या होती है सारी टर्म पढ़ लेते हैं. There are several type of business venture including sole proprietorship. As the name indicates, this is a type of business owned and operated by a single individual. The proprietor is personally responsible for all the debts and obligation of the business. मतलब वो खुद ही चला रहा है, उसके डेट जो है, प्रॉफिट जो है, वो उसका सब कुछ उसी का है. द प्रोपराइटर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस. तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी डेट होंगे, वो सब उसी को हैंडल करने हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं है उसके साथ. अब पार्टनरशिप में क्या हो गया, पार्टनरशिप में दो तीन लोग मिलके आ गए, है ना. सोल में तो अकेला. पार्टनरशिप में क्या हो गया, पार्टनरशिप में दो तीन लोग आ गए. पार्टनरशिप, दिस इज द टाइप ऑफ बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय टू और मोर इंडिविजुअल. कम से कम दो लोग होने चाहिए तभी पार्टनरशिप होगी. अकेला होगा तो सोल, दो या दो से ज्यादा होंगे तो हाँ तो पार्टनरशिप. ईच पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस. तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा,
और जो डेट है वो भी बटेगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कम लोग होते हैं। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 3 लोग ही उसके मालिक होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगला आता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है एन एलएलसी, जिसको बोलते हैं, इज अ टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट कंबाइन द लायबिलिटी प्रोडक्शन ऑफ ए कॉर्पोरेशन विद द टैक्स बेनिफिट ऑफ ए पार्टनरशिप. It is hybrid business entity that provide the owner, also called member, with limited liability protection, which means that their personal assets are protected from the company's debt or legal liabilities. अब यहां पे क्या था पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में तो ये था कि वो रेस्पॉन्सिबल थे डेट के लिए, ऑब्लिगेशन था उनका। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो इसमें उन्होंने दो चीजों को मिक्स कर दिया, बेसिकली पार्टनरशिप को लिमिटेड लायबिलिटी के साथ मिक्स कर दिया। तो वो पार्टनरशिप है लेकिन उसमें वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनकी पर्सनल असेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंपनी डेट और लीगल लायबिलिटीज। यहाँ पे वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लिमिटेड हो गई उनकी लायबिलिटी। नाम से पता चल रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज अ टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट कंबाइन द लायबिलिटी प्रोडक्शन ऑफ ए कॉर्पोरेशन विद द टैक्स बेनिफिट ऑफ ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के टैक्स बेनिफिट मिल गए लेकिन उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई। It is a hybrid business entity that provides the owner with the limited liability protection, which means that their personal debts are protected from the company's debt or legal liabilities. तो यहाँ पे उन्होंने एक लिमिट लगा दी, उनको नहीं लेना पड़ेगा सारा रिस्क। नहीं, रिस्क तो उनका है लेकिन डेट की मतलब पूरी लायबिलिटी उनकी नहीं है। उनकी जो असेट्स वगैरह है उसमें वो पूरा ये नहीं कि वही रेस्पॉन्सिबल हो गए। उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि भैया हम इतने तक ही देंगे, इसका हमारा जो पर्सनल असेट और प्रोटेक्टेड पर्सनल असेट्स हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी है हमारी, पूरी लायबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आपकी पूरी लायबिलिटी है, यहाँ पे आपकी लिमिटेड लायबिलिटी है, राइट। लेकिन इसमें ना एक और टर्म आती है जो थोड़ा डिफरेंशिएट करने में मुश्किल है। इसी में एक और टर्म आती है, जैसे हमने पीछे देखा लिमिटेड लायबिलिटी, और एक और टर्म आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें अंतर बता सकता है कोई मेरे को? इसमें अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक और टर्म होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब इसका अंतर समझते हैं। जो कंपनी होती है ना, जो कंपनी होती है वो बेसिकली हो गई एक लार्ज फर्म, कंपनी बन गई वो। और जो पार्टनरशिप होती है वो तो हमने पढ़ा अभी कि 2-3 लोगों से मिलकर बनती है। पार्टनरशिप तो 2-3 लोगों से ही मिलकर बनती है। तो है ये भी वही, जब आपकी लिमिटेड लायबिलिटी के साथ जब आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा हो जाए, या नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर बोल सकते हो, नंबर ऑफ प्रमोटर बोल सकते हो, अगर वो ज्यादा हो जाए तो वो कंपनी बन जाएगी। और अगर 2-3 लोग ही हैं तो वो पार्टनरशिप रह जाएगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये जो छोटी छोटी फर्म होती है ना, सीए होते हैं या आपके लॉयर हो गए, ये ना मिलके बना लेते हैं कंपनी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लिमिटेड हो जाती है। In an LLP, each partner has limited liability for the action of the other partner, but is not personally responsible for the debt and obligation of the business. तो ये भी वही चीज है। LLP are often used by the professional service firms such as law firm, accounting firm, consultancy company. तो जो छोटी छोटी कंपनी है वो मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना लेती है। तो पार्टनरशिप अलग हो गया और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अलग हो गया। अंतर समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप में आप पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आप पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। है ये भी पार्टनरशिप, लेकिन यहां पे आपने एक लिमिट लगा दी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लिमिटेड लायबिलिटी फॉर द एक्शन ऑफ द अदर पार्टनर बट इज नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अंतर समझ में आ गया। एग्जाम्पल तो यार हजारों होंगे, वैसे कोई स्पेसिफिकली एग्जांपल देना थोड़ा मुश्किल है। एलएलसी तो बहुत सारी कंपनी हो सकती है ना। हमारे पास जो एग्जांपल होते हैं जनरली वो कौन से होते हैं? हमारे पास तो वही कंपनी के नाम हमें पता होते हैं ना जो पब्लिक में गई हैं। अगर हम बोलेंगे रिलायंस है या HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, बजाज फाइनेंस है, बजाज ऑटो है, हीरो होंडा, ये सब तो पब्लिक कंपनी है ना। अब ये जो कंपनी होती है छोटे लेवल पे होती है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं होती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के ऐसे एग्जांपल बताना तो मतलब हजारों होंगे, सैकड़ों होंगे, बट कोई ऐसे फेमस नाम थोड़ी ना है। समझ रहे हो? ये छोटे छोटे
छोटे उस पे बिजनेस चल रहा है। पार्टनरशिप से थोड़ा सा बड़ा, बट नॉट इन द मेजर मेजर फॉर्म। एम्प्लॉय 10 12 15 हो गए, हजारों कंपनी होंगी, लाखों कंपनी होंगी। व्हाट द पॉइंट? तो जो बड़ी कंपनी होती है वो हमें पता होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। हमें थोड़ी ना पता है ये कितनी कौन सी कंपनी है, तो ये फेमस कंपनी थोड़ी ना है। ओके, नेक्स्ट टर्म आ रही है गाइस। अच्छा, इससे पहले हमने ये देख ली ना सारी टर्म, ये सारी टर्म हमें समझ में आ गई चारों। जनरल पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये चारों जो मेन मेन है वो हमें समझ में आ गई। प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड जो होती है, जब तक वो पब्लिक में नहीं जा रही, अपने शेयर इशू नहीं कर रही, जब तक वो अपने शेयर इशू नहीं कर रही तब तक वो प्राइवेट लिमिटेड है। और जैसे ही वो शेयर इशू करके आईपीओ वगैरह निकाल के मार्केट में चली जाएंगी तो पब्लिक लिमिटेड हो जाएंगी। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिनके हमें पता है, जिनको हम जानते हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, वो पब्लिक लिमिटेड हो जाती हैं। जितनी भी कंपनी है, ये सारी जो भी लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी, ऑल आर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक में इनके शेयर्स अवेलेबल है। जिनके भी शेयर्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो क्या है, वो पब्लिक लिमिटेड है। और जिनके भी शेयर्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है वो प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन ये कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इसमें जो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सब कुछ होता है। इनके मर्जी के बिना शेयर बेचे नहीं जा सकते इधर उधर, कुछ ही लोगों के पास शेयर होते हैं। तो जो फॉर्म को बनाते हैं वही इसके मालिक भी होते हैं, कुछ लोग। लेकिन समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं कि यही 4 बिजनेस वेंचर होते हैं, बहुत सारे तरह के बिजनेस वेंचर होते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म आती है गाइस, नेक्स्ट टर्म आती है कंपटीशन। नेक्स्ट टर्म आ गई कंपटीशन। कौन बताएगा? सी तुम थोड़ा सा गलत समझ रहे हो। सी जो तुम समझ रहे हो वो है मोनोपोली कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक अलग होता है, मोनोपोली अलग होता है। आप इसको मोनोपोली से रिलेट कर रहे हो। मोनोपोली इज डिफरेंट, मोनोपोलिस्टिक इज डिफरेंट। Monopoly and monopolistic, there are two different terms. If you know the difference, anyone who know the difference? देखो, किसी को पता है कंपटीशन कितने तरह के होते हैं? किसी को पता है कंपटीशन कितने तरह के होते हैं? बिजनेस कंपटीशन, एनीवन? नहीं पता? चलिए तो पहले एक बार सीख लेते हैं यही चीज, फिर इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। नहीं, 3 नहीं होते हैं, 4 होते हैं। मेन 4 होते हैं।
टाइप ऑफ कंपटीशन होते हैं गाइस, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, ये होते हैं चार। मोनोपोली सिंगल मार्केट कैपिटल लाइक रिलायंस, रिलायंस इज नॉट एनीवेयर मोनोपोली, अब तो बहुत आ गई है। आईआरसीटीसी बोल सकते हो, आईआरसीटीसी इज मोनोपोली। रेलवे बोल सकते हो, आईआरसीटी से भी ज्यादा बेटर बोल सकते हो रेलवे, रेलवे की मोनोपोली कोई और है रेलवे के टक्कर में? रेलवे कोई और चलाता है क्या? तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जियो का कहां से मोनोपोली भैया? क्या जियो ऐसा बना रहा है जो बाकी लोग नहीं बना रहे हैं? क्या जियो का मोनोपोली है? व्हाट इज जियो का मोनोपोली? कौन बोल रहा है जियो? क्या मोनोपोली है जियो का? एयरटेल नहीं दे रहा वो? क्या वो एयरटेल नहीं दे रहा? क्या वो वोडाफोन आइडिया नहीं दे रहा? जियो के पास ऐसा क्या है? बोलो। अकेला मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल एंटिटी यार, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। जो एग्जाम्पल दे रहे हो वो अलग मार्केट है। जियो एयरटेल यूआई इज ए ओलिगोपोली मार्केट। आपको पता होना चाहिए डिफरेंस इनमें क्या होता है। जब तक डिफरेंस ही नहीं पता होगा तब तक ऐसे ही तुक्के मारोगे। तो ये चार तरह के कंपटीशन होते हैं, देखते हैं क्या क्या होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन होता है गाइस, इट refers to the market in which there are many firms selling a certain homogeneous product. The prices is determined by the market forces of supply and demand. सब ठेले लगा के खड़े हुए हैं अपने, सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसमें कोई अंतर है? संतरा ये भी बेच रही है, ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, वाटरमेलन ये भी बेच रहा है, सेब ये भी बेच रहा है। तो जो भी मार्केट होता है जिसमें बहुत सारे सेलर होते हैं, दाल दाल बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, जितने भी दूध बेच रहे हैं, वो सब सेम ही तो है। सेम प्रोडक्ट, एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट, कोई भी डिफरेंस नहीं होता उसमें। बस क्वालिटी का डिफरेंस हो सकता है, बट प्रोडक्ट तो सेम ही है। क्वालिटी में डिफर बट प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली सेम, राइट। तो जब बहुत सारी फर्म होती है जिसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी आके अपना सामान बेच सकता है मार्केट में, कोई एंट्री बैरियर है नहीं, कोई भी आके अपना ठेला लगा सकता है। तो वो मार्केट जिसमें पूरा का पूरा कंपटीशन है, वो नॉर्मल सा, सबसे ज्यादा जो मतलब इजीली अवेलेबल एग्जांपल हैं, या सबसे ज्यादा जो कंपटीशन आपको हर रोज देखने को मिलता है, वो है परफेक्ट कंपटीशन। हजारों लोग, हजारों रेस्टोरेंट खुले पड़े हैं, सेम छोले भटूरे बेच रहे हैं, बस लिमिट नहीं है इसमें। कोई लिमिट है रेस्टोरेंट की? नहीं। हजारों लाखों करोड़ों लोग खा रहे हैं सेम चीज, बस क्वालिटी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। तो उस मार्केट को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो perfect competition exists when there are many consumers buying a standardized product from numerous small businesses. Standardized product, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस से कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बिकॉज नो सेलर इज बिग इनफ और इन्फ्लुएंस इनफ टू अफेक्ट प्राइस, सेलर एंड बायर एक्सेप्ट द गोइंग प्राइस. For example, when a commercial fisher brings his fish to the local market, he has little control over the price he gets and must accept the going market price. हजारों बेचने वाले हैं फिश, तो अगर वो मछली पकड़ के लाता है तो उसको जो प्राइस चल रहा है मार्केट में उसी में बेचना पड़ेगा। ऐसे नहीं अपनी प्राइस को अलग से बढ़ा लेगा, क्योंकि उसका कोई मोनोपोली थोड़ी ना है। हजारों लोग बेच रहे हैं, इससे नहीं खरीदा होगा, दूसरे से खरीद लोगे। इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट एंड इजीली अवेलेबल सप्लाई। जहां पे इजीली अवेलेबल सप्लाई होती है वहां पे हम बोलते हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है परफेक्ट कंपटीशन। इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट है, सप्लाई बहुत है, भरी पड़ी है, और डिमांड भी है, तो वहां पे जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो हो जाता है आपका परफेक्ट कंपटीशन। कस्टमर को बेनिफिट होगा, हाँ मतलब कस्टमर, लगभग सभी लोग सेम बेच रहे हैं, है ना, तो कस्टमर बार्गेन कर सकता है जिससे उसका सौदा पड़ जाए। किसी की कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई किसी पे कंट्रोल नहीं है कि मैं इतने का ही बेचूंगा, तुम नहीं दोगे दूसरे दे देगा मेरे को, तो बार्गेनिंग पावर कस्टमर की बढ़ जाती है। तो परफेक्ट कंपटीशन, तभी इसको बोल रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन है कट थ्रोट कंपटीशन जिसको बोलते हैं। प्राइस सेम होता है, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, राइट।
परफेक्ट कंपटीशन समझ में आ गया? परफेक्ट कंपटीशन जहां पे बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंट्री बैरियर नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल समझ में आ गया सब लोगों को? नेक्स्ट आता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो आप मोनोपोली से कंसीडर कर रहे थे वो मोनोपोलिस्टिक होता है। मोनोपोलिस्टिक होता है, monopolistic competition is a form of market in which there are many buyers and sellers of the product, but the product with each seller is different from the other. तो पेप्सी भी है, कोक भी है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट द एग्जैक्ट सेम। कैन यू से द एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट? नहीं, दे आर सिमिलर, टेस्ट विल बी डिफरेंट। वहां पे क्या था, वहां पे एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट होता है। संतरा है, अब संतरे का थोड़ी ना टेस्ट बदलेगा यार, है ना, एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट है। लेकिन यहां पे एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। जूस बेचने वाले हजारों हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेम तो नहीं है ना। माजा है, और इसके कंपटीशन में एस से जो भी नाम है, क्या है मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे, मतलब हजारों निकल पड़े अब तो बहुत सारी कंपनी होती हैं, लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट बेचती हैं, और कस्टमर भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट विद ईच सेलर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। स्लाइस, हाँ स्लाइस, माजा है, स्लाइस है, और ऐसे अब तो पता नहीं कितने प्रोडक्ट आ गए यार, अब तो पता नहीं कितने ही प्रोडक्ट आते हैं। बिल्कुल, तो इनका कोई लिमिट नहीं है। तो मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन में अंतर क्या हुआ? मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन में तो ये हुआ कि भैया इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट है ना, बहुत सारे हजारों लाखों हैं, इसमें थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होंगे, उतने ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, लेकिन प्रोडक्ट सेम नहीं है, प्रोडक्ट थोड़ा सिमिलर है बट सेम नहीं है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वी स्टिल हैव मेनी सेलर as we had under perfect competition. Now, however, they don't sell identical product. They don't sell identical product. उसमें exact similar same था, इसमें identical नहीं है, अलग अलग है। Instead, they sell differentiated products, product that differ somewhat or are perceived to different. Even though they serve a similar purpose, product can be differentiated in number of ways, including quality, style, convenience, location and brand name. तो अगर कोई क्लोथ मर्चेंट है, हजारों कंपनी बना रही है, ब्रांड तो वही बना रही है, शर्ट तो हजारों कंपनी बना रही है, कोई एलन सोली खरीदेगा, कोई लुई फिलिप खरीदेगा, कोई पेन हुसैन खरीदेगा, कोई जोडियक खरीदेगा, कोई पार्क एवेन्यू खरीदेगा, हजारों हजारों ब्रांड है, लेकिन प्रोडक्ट प्रोडक्ट अलग है, एग्जैक्ट सेम नहीं है। क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, ब्रांड नेम अलग हो सकता है, प्राइस अलग हो सकती है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, वहां पे उनके पास चॉइस नहीं थी। यहाँ पे अपने हिसाब से प्राइस खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं, भैया मैं इतने की शर्ट बेचूंगा, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो तुमसे डिफरेंट है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं है। अगर लोए फिलिप अपनी शर्ट 3,000 की बेच रहा है, तो पीटर इंग्लैंड बोलेगा चलो मैं तो दूसरे मार्केट में खेलता हूँ, मैं 1,000 रुपए में बेच दूंगा। तो इतना अंतर हो सकता है प्रोडक्ट में, वहां पे इतना अंतर नहीं हो सकता परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट एग्जैक्ट सेम नहीं है, प्रोडक्ट पर्पस सर्व सेम कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज, ब्रांड नेम वाइज डिफर हो सकता है। गॉट इट? गॉट द पॉइंट? तो सेलर हजारों है इसमें भी, सेलर इसमें भी हजारों हैं। तो अगर हम उस क्वेश्चन का आंसर करें जो हमने अभी देखा था, पिछला क्वेश्चन, क्या आंसर हो जाएगा उसका? अगर हम बात करें इसमें परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्या अंतर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? परफेक्ट कंपटीशन इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म व्हाइल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डज नॉट। तो ये गलत हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर गलत हो गया, इसका आंसर हो गया बी। तो आप लोग ए और सी बोल रहे थे, आपके दोनों आंसर गलत हो गए। In perfect competition, firm produce identical goods, while in monopolistic competition, firm produce slightly different goods. अब समझ में आया थ्योरी का इंपॉर्टेंस? अब समझ में आया थ्योरी का इंपॉर्टेंस? तो आप सिर्फ क्वेश्चन रट के चले जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब तक आप डिटेल में नहीं जाओगे अंदर, तब तक आप एक क्वेश्चन का ही आंसर कर सकते हो। लेकिन अब मैंने अगर आपको थ्योरी पढ़ा दी, तो अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर इस पे बेस्ड कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, नाउ यू नो द डिटेल, नाउ यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आंसर मत करो, मैं इसीलिए समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, याद समझना है कि होता क्या है। तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमने पढ़ लिया।
परफेक्ट कंपटीशन इज बैरियर टू एंट्री, नहीं है तो बिल्कुल गलत है, कोई बैरियर नहीं है। तो ये तीनों गलत हो गए हमारे लिए। बहुत आराम से हम इसका आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? तो बाकी बच्चे दो वो भी देखते हैं। ओलिगोपोली क्या होता है, बता सकता है कोई? ओलिगोपोली, व्हाट इज ओलिगोपोली मार्केट? ओलिगोपोली, एनीवन? कोई नहीं, नहीं बताओ। ओलिगोपोली मार्केट होता है गाइस जहां पे नंबर ऑफ सेलर दो या तीन ही होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। नहीं, ओलिगोपोली होता है, ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर फ्यू सेलर, फ्यू सेलर। कंपनी होती है, कंपनी हर कोई प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं, नहीं, देयर आर फ्यू सेलर्स, कम सेलर होते हैं। इट्स नॉट लाइक मोनोपोलिस्टिक के हर कोई आ गया। ओलिगोपोली में दो तीन प्लेयर ही होंगे मार्केट में, ना सिंगल होगा ना बहुत सारे होंगे, दो तीन मेजर प्लेयर होते हैं मार्केट में, उनको बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली जो मैंने एग्जांपल दिया है आपके सामने, वो आई थिंक ओलिगोपोली मार्केट है। वो आपको समझ में आ गया होगा, दो ही तीन प्लेयर है, जियो है, एयरटेल है, वी है, ज्यादा तो नहीं है, बीएसएनएल मान लो। अब इसमें इन्वेस्टमेंट तगड़ा चाहिए होता है, तो एंट्री बैरियर है, इतनी आसानी से आप मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हर कोई आके अपना मार्केट शुरू कर देगा, राइट? तो एंट्री बैरियर तो है ही, एंट्री बैरियर है क्योंकि इन्वेस्टमेंट तगड़ा चाहिए इनिशियली। हर कोई आके तो शुरू नहीं कर सकता ना ये प्रोडक्ट। ऐसा तो नहीं है, शर्ट तो नहीं है शर्ट बना के मैं भी डाल दूंगा मार्केट में। इट्स नॉट लाइक मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। तो oligopoly is a market structure in which there are few seller and a large number of buyers for a commodity. In this, the seller offer homogeneous or differentiated product by recognizing their mutual dependence. तो प्रोडक्ट सेम ही है, सभी सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट तो सेम ही है लगभग सबका, लेकिन क्योंकि दो ही तीन प्लेयर है तो वो अपने प्राइस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो सर्विस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पर्पस तो सेम ही सॉल्व कर रहे हैं ना। पर्पस तो सेम ही सॉल्व कर रहे हैं, सभी मोबाइल डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल डेटा, लेकिन लेकिन थोड़ा थोड़ा प्राइस में खेल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सर्विस में खेल सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ओलिगोपोली हो गया जहां पे दो तीन ही प्लेयर अवेलेबल है मार्केट में। और कोई एग्जांपल ओलिगोपोली का जो याद आ रहा है किसी को? और कोई एग्जांपल जो ओलिगोपोली का याद आ रहा है, दो तीन ही प्लेयर हो मार्केट में बड़े बड़े? है कोई और एग्जांपल? बड़े बड़े की बात हो रही है। जैसे तुम्हारी मार्केट प्लेस हो गया, एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, गुड एग्जांपल सुरभि, वेरी गुड। तो एविएशन इंडस्ट्री में अब तुम्हारा इंडिगो हो गई, एयर इंडिया हो गई, तो ये स्पाइस जेट हो गई, तो यहाँ पे ना ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी आके अपना एविएशन शुरू कर देगा। एचपी, डेल, एप्पल, अब तो खैर उसमें तो खैर बहुत आ गए। मैं देखो उसको समझो, उसको समझो कि इन्वेस्टमेंट तगड़ा चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा चाहिए। लैपटॉप के मार्केट में तो अब लोकल ही इतने हैं, लोकल प्लेयर ही इतने लैपटॉप बनाने वाले। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल ये आप बोल सकते हो, आप बोलना चाह रहे हो कार मार्केट बोलना चाह रहे हो? ऑटोमोबाइल में या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें बोल सकते हो, अभी दो तीन ही प्लेयर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, दैट इज ओलिगोपोली मार्केट राइट नाउ। इंश्योरेंस अगेन बोल सकते हो, अब तो खैर उसमें भी बहुत सारे प्लेयर आते जा रहे हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि किसी मार्केट में नया प्लेयर का आना बहुत मुश्किल हो। चाइना क्यों नहीं आते? अच्छा, जिंगपिंग आ गए हमें इनवाइट करने, बिल्कुल आएंगे यार, बिल्कुल आएंगे, वीजा लगा हुआ रहा, आते हैं चाइना तुमसे मिलने। जीपे, पेटीएम, भारत पे, उसमें भी देखो बहुत सारे निकल आए ना। भारत पे ने जब अपना बिजनेस शुरू किया, क्या उसको बहुत मुश्किल आई क्या बिजनेस शुरू करने में? जब
जब भारत पे आई तो क्या उसको बहुत मुश्किल आई मार्केट में एंटर करने में? नहीं आई ना, वो तो एंट्री हो गई। मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हो। एंट्री बैरियर होना चाहिए मार्केट में, इतनी आसानी से प्रोडक्ट ना आ पाए, इतनी आसानी से ना आए। समझ रहे हो? तो वो मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा, वो वाला जो मार्केट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो मोनोपोलिस्टिक टाइप हो जाएगा। तो बहुत सारे सेलर हैं। ये वाला एग्जांपल अच्छा था, ये वाला एग्जांपल अच्छा था, एविएशन वाला। ये आप ये वाला ले सकते हो, ये वाला एग्जांपल है जहां पे कम प्लेयर हो। तो पढ़ते हैं एक बार इसको, क्या बोल रहा है। ओलिगोपोली मींस फ्यू सेलर्स। ओलिगोपोली का मतलब ये होता है फ्यू सेलर्स। इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट ईच सेलर सप्लाइज अ लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट सोल्ड इन द मार्केट प्लेस। तो दो तीन ही प्लेयर होंगे जो पूरा मार्केट कैप्चर करके रखेंगे, उनके अलावा कोई प्लेयर हो ही नहीं सकता, ना ही एंट्री कर सकता है, ना ही हो सकता है। In addition, because of the cost of the starting business in an oligopolistic industry is usually high, the number of firms entering it is low. बोल सकते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ कुणाल, अब तुम्हें समझ में आ गया, आइडिया दे दिया मैंने। अब आप एग्जाम्पल खुद से ढूंढ सकते हो, आइडिया मिल गया आपको कि क्या होता है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। Companies in oligopolistic industry include such large scale enterprises as automobile company, ये लो तुम्हारा नाम आ गया। एयरलाइंस, ये लो एयरलाइंस जिसने एग्जाम्पल लिया था उसका भी नाम आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो ऑटोमोबाइल कंपनी, एयरलाइंस, ये नाम सही है। नेल्को, टाटा मेटल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोच सकते हो ब्रजेश। तो इन्वेस्टमेंट तगड़ा चाहिए बेसिकली, इन्वेस्टमेंट तगड़ा चाहिए और कम प्लेयर होंगे, बस ये दो फीचर है। तीन चार प्लेयर होने चाहिए और एंट्री बैरियर होना चाहिए। ये होता है हमारा ओलिगोपोली मार्केट। और मोनोपोली क्या हो गई? मोनोपोली हो गई जब एक सिंगल प्लेयर हो। मोनोपोली हो गई मार्केट स्ट्रक्चर वेयर वन सेलर और प्रोड्यूसर इज द सोल सप्लायर ऑफ ए गुड और सर्विस इन ए मार्केट। मोनोपोली हो गई, कोई और है ही नहीं, मेरी मोनोपोली चल रही है, मैं जो चाहूं प्राइस ले सकता हूं, मेरी डोमिनेंस है मार्केट में, कोई और है ही नहीं अवेलेबल। एक ही राजा। तो प्राइस मैं अपने अकॉर्डिंग डिटरमाइन कर सकता हूं, जो चाहूं मैं कर सकता हूं, कोई और मुझे पूछने वाला नहीं है, नो कंट्रोल। राइट। तो जो से मैंने एग्जांपल दिया था रेलवेज, रेलवेज पे कोई कंट्रोल है क्या? जब मर्जी तब प्राइस बढ़ा सकते हैं, आप जाओगे ना फिर भी। अगर उस समय जो वैक्सीन आई थी कोरोना की, दो तीन ही लोग थे, जो कोरोना की वैक्सीन आई थी वो दो तीन ही लोग थे ना उस समय। तो बल्कि शुरू में तो एक ही था जिसने वैक्सीन निकाली थी इंडिया में, समझ रहे हो। तो उस समय तो उसकी मोनोपोली चल रही थी ना, उसका बिजनेस मालूम है कहां से कहां पहुंच गया। उसका बिजनेस देखना, सिर्फ इसी की वजह से एक वैक्सीन निकाल के जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसने क्या फैक्ट्री बना ली अपनी। एक फैक्ट्री थी, अब उसने तीन चार फैक्ट्री बना ली अपनी। उस समय उसकी मोनोपोली चल रही थी भैया मार्केट में। उसके बाद तो फिर भारत इंडस्ट्री वाला जो था वो भी आ गया, भारत बायोटेक करके कुछ जो था वो भी आ गया। लेकिन जिस समय जो चीज पहली निकाली उस समय उसकी मोनोपोली थी, आधार पूना वाला, हाँ जी। उसके बाद भारत बायोटेक आ गया था। समझ रहे हो? एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों को? एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, मोनोपोली क्या होती है? जहां पे आपका सोल प्रोपराइटर है, भैया मैं हूं। नेचुरल गैस जिस समय आई थी, जैसे आईजीएल लेके आई थी, अब तो खैर एमजीएल भी आ गई है, दो तीन और आ गई हैं अब तो। लेकिन जिस समय आईजीएल आई थी उसकी मोनोपोली थी। माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल जिस समय माइक्रोसॉफ्ट था, विंडोज अभी भी खैर है माइक्रोसॉफ्ट तो। माइक्रोसॉफ्ट अभी भी आप बोल सकते हो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और कोई नहीं निकाल रहा, माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली है, बिल्कुल बोल सकते हो, बड़ी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसमें भी होगा शायद। A monopoly is a market structure where a single firm controls the entire market for a particular product or service. In a monopoly, the company has a significant amount of market power and can set price higher than in a competitive market. This is because there are no close substitutes for the product and consumer have no other option but to buy from the single company.
तो जैसे हमने उसका एग्जाम्पल लिया था रेलवे का, या जो हमने वैक्सीन का एग्जाम्पल लिया, जो हमने आईजीएल का एग्जाम्पल लिया, ये सारे मोनोपोली मार्केट है। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, देर इज नो अदर चॉइस। माइक्रोसॉफ्ट का जो एग्जाम्पल लिया, माइक्रोसॉफ्ट इज ए मोनोपोली। मोनोपोलीज आर जनरली कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए तो नेगेटिव है ना, कि भैया जो चाहेगा वो ले लेगा हमसे पैसे, as they can lead to higher prices and reduced choice. But however, some argue that monopolies can be beneficial in certain cases, such as natural monopolies, where it is more efficient to have a single company providing the service. नेचुरल मोनोपोली मतलब वही, जैसे गैस का हो गया, कोयले का हो गया, कोल इंडिया है, अब कोयला पूरा यही निकाल रही है मेजरली, है ना। और रेलवे हो गई जो हमने अभी एग्जांपल दिया था। तो ये वाली जो मोनोपोली होती है कुछ हद तक अच्छी भी होती है, क्योंकि जब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे तो हो सकता है वो गड़बड़ी करना शुरू कर दे। वेपन्स मेकिंग हो गई, बिल्कुल सही, वेपन मेकिंग हो गई, तो उसमें कुछ कुछ होती है जो अच्छा भी होता है। तो डिपेंड्स। तो मोनोपोली कंज्यूमर के लिए टू द सम एक्सटेंट कैन बी नेगेटिव, बट ऑन द अदर हैंड जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें ये कारगर भी रहती है। क्लियर है चारों टर्म? चारों टर्म में डिफरेंशिएट कर पाएंगे सारे लोग? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलियन, ओलिगोपोली। आई एम श्योर इसमें भी डिफरेंस अब आराम से आप समझ पाओगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस पे बेस्ड, आराम से आंसर कर पाएंगे आप। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये वाला बताओ आंसर क्या है, इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट टाइप इज ऑल द फर्म सेलिंग प्रोडक्ट्स सो आइडेंटिकल दैट ए बायर डू नॉट केयर फ्रॉम विच फर्म दे बाय। सो आइडेंटिकल कौन सा है? बहुत इजी हो गया। सो आइडेंटिकल, बिल्कुल ए। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि किसी से भी खरीद लो, विच फॉर्म दे बाय। तो एप्पल ही तो खरीदना है यार, इससे नहीं मिलेंगे, दूसरे से मिल जाएंगे, दूसरे से नहीं, तीसरे से मिल जाएंगे, एक जैसे प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल सही है, आंसर इज ए। इसका आंसर नहीं, ये पीवाई क्यों नहीं है? मैंने मैंने लिए हैं, मैंने सेलेक्ट किया इस पे बेस्ड। ये पीवाई क्यों नहीं है, लेकिन कुछ भी आ सकता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल रिलेवेंट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब समझ में आ रहा है ना कितना देखो, थ्योरी पढ़ने के बाद कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन आंसर करना। आप ये समझो, थ्योरी पढ़ने के बाद आपके दिमाग में पूरी पिक्चर है, कितना आसान हो गया क्वेश्चन को आंसर करना। अगर मैं क्वेश्चन करा था तो तुम यही क्वेश्चन आंसर कर सकते थे, लेकिन अब मैंने तुम्हें थ्योरी पढ़ा दी तो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। परफेक्ट कंपटीशन हमें पता है भैया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वेल इन्फॉर्म्ड बायर एंड सेलर विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। बिल्कुल सही बात है, बायर को पता है कितने प्राइस पे मिलेगा, है ना। सेलर को भी पता है कि भैया दूसरा मेरा साथ वाला कितने का बेच रहा है। लार्ज नंबर बायर, बिल्कुल। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री, इसमें भी पता है हमें कि एंट्री एग्जिट पे कोई बैरियर नहीं है, आराम से आ सकता है कोई भी बेचने है। लेकिन क्या उसमें एडवर्टीजमेंट होता है? नहीं। एडवर्टीजमेंट कौन करेगा? संतरे वाला थोड़ी ना एडवर्टीजमेंट करेगा मुझसे ले लो। तो आंसर आ गया डी। आंसर आ गया डी, बिल्कुल। इसका क्या होगा आंसर? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, परफेक्ट कॉम्पिटिशन कौन सा मार्केट है इनमें से? नहीं नहीं, गलत हो गया। नहीं, गलत हो गया गाइस। अब ठीक है, अब ठीक है। एथलेटिक शूज विल बी मोनोपोलिस्टिक ना यार, दैट विल बी मोनोपोलिस्टिक। क्या कर रहे हो? क्या ये आइडेंटिकल है सबके एथलेटिक शूज? इज इट एग्जैक्ट आइडेंटिकल? नो ना, ये तो गलत हो गया ना आंसर।
क्या ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है क्या? एथलेटिक शूज किसी के भी ले लो, एडिडास के लोगे, नाइकी के लोगे, बिल्कुल सेम है क्या? नहीं ना। बट फार्मिंग, जिस तरह का बनाना एक फार्म में प्रोड्यूस हो रहा है, उसी तरह का बनाना दूसरे फार्म में प्रोड्यूस होगा ना। लौकी यहां से निकल रही है, वही लौकी दूसरे फार्म से भी निकलेगी। जो सब्जी खाते हो वो आइडेंटिकल ही होती है, अलग अलग होती है। ऐसा थोड़ी ना कि आज भिंडी अलग आ गई तो कल अलग आएंगी। आर यू गेटिंग इट? ये है मोनोपोलिस्टिक। तो एथलेटिक शूज इज नॉट एग्जैक्ट आइडेंटिकल। एग्जैक्ट आइडेंटिकल होगा तब माना जाएगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। आया समझ में? अभी तो एग्जाम्पल दिया यार, क्या कर रहे हो? अभी तो एग्जाम्पल दिया था कि संतरा अगर खरीदना है तो एक जैसे ही होगा। तो एग्जाम्पल तो वही वाले लोगे ना जो एग्जैक्ट फार्मिंग से ही रिलेटेड है। ब्रांड की बात आ गई, हाँ जी बिल्कुल अलग अलग हो गई थी, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, मोनोपोलिस्टिक हो गई। ये एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं है। एथलेटिक शूज ब्रांड भी हैं, लोकल भी हैं, एग्जैक्ट सेम थोड़ी ना है। सिमिलर है, पर्पस सेम सॉल्व कर रहे हैं, बट एग्जैक्ट क्वालिटी का फील, टच का फील तो अलग है ना। ये वाला बताओ। इनमें से कौन सा फ्यूएस्ट नंबर है? बिल्कुल मोनोपोली। इसमें सोचना क्या है, मोनोपोली में तो एक ही है ना, फ्यूएस्ट। फ्यूएस्ट नंबर ऑफ फॉर्म्स मतलब मोनोपोली अकेला बंदा है मोनोपोली में तो। डी कौन बोल रहा है आंसर? अरे भैया मोनोपोली में फ्यूएस्ट होंगी ना। इनमें से सबसे कम फर्म किसमें होंगी? प्रशांत, प्रतीक, प्रतीक एंड कुणाल, क्या कर रहे हो तुम लोग? मोनोपोली में एक ही फर्म होगी ना यार। फ्यूएस्ट, इसमें तो फिर भी तीन चार होंगी। ये वाला बताओ। फिर वही, फिर क्या कर रहे हो? दोनों गलत है आंसर, दोनों गलत हैं। क्या ही कर रहे हो प्रतीक? ऐसी आंसर देना है क्या? अनस ने तो क्लास ही नहीं करी, बीच में आओगे तो यही होगा। सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट, सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट इज मोनोपोलिस्टिक। सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट, क्या कर रहे हो तुम? अभी तो बताया था एथलेटिक शूज, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, पैक जूसेस। तो सिमिलर हैं बट डिफरेंट है ना। अच्छा वो लास्ट क्वेश्चन का था, हाँ। तो इसका आंसर आएगा सी, मोनोपोलिस्टिक। इसका किसका आएगा? डी, ओलिगोपोली। बिल्कुल सही है। फ्यू होंगी, तीन चार होंगी, तीन चार कंपनी होंगी, उसको बोलते हैं ओलिगोपोली। फ्यू कॉम्पिटिंग फर्म्स, तो आंसर आएगा डी, ओलिगोपोली। क्लियर है ये सारे? क्लियर है ना सारे? ये वाला बताओ। प्राइस टेकिंग फर्म। प्राइस टेकिंग फर्म पे मैं थोड़ा सा थ्योरी और दे दूंगा, मैंने भी नहीं अभी देखी ये वाला। प्राइस टेकिंग फर्म क्या होती है, इसका आंसर देख लेते हैं, लेकिन इस पे मैं और डिटेल एक बार ले लूंगा। प्राइस टेकिंग फर्म क्या लग रहा है? मैं इस पे पढ़ूंगा थोड़ा सा, इस पे ना डिटेल ले लेंगे, इस पे मैंने भी नहीं पढ़ा इसके बारे में। प्राइस टेकिंग फर्म मैंने भी नहीं पढ़ा। आंसर है इसका वैसे बी, इसका आंसर है बी।
इट इज अनेबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट इट सेल्स, मतलब ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन टाइप, ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन टाइप। इट इज प्राइस टेकिंग फर्म, इट इज अनेबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट इट सेल्स। इसको पढ़ लेंगे और थोड़ा सा ना इसके बारे में डिटेल निकालेंगे, मेरे को भी नहीं पता अभी, और पढ़ लेंगे इसके बारे में। अगला देखते हैं, ये वाला बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू एंट्री इन द मार्केट? अलग ही क्वेश्चन लग रहे हैं तो, नहीं तो ठीक है, चलो ये तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरियर टू एंट्री? बैरियर टू एंट्री क्या होता है? एंट्री बैरियर अभी देखा था हमने, एंट्री बैरियर। ये ठीक है। एंट्री बैरियर, एंट्री बैरियर वही है कि भैया इतना आसान ना हो मार्केट में एंटर करना। एंट्री बैरियर क्या होगा? एंट्री बैरियर वही होगा ना, इतना आसान ना हो मार्केट में एंटर करना। तो अ रूल और रेगुलेशन दैट प्रोटेक्ट्स अ फर्म फ्रॉम न्यू कॉम्पिटिटर अराइविंग इन द मार्केट। तो हमने जब भी आपको अ, किसी टेलीकॉम वाले मार्केट में एंटर करना है तो आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया हम इस मार्केट में एंटर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। या गवर्नमेंट ने बोला है कि आप दो ही तीन कंपनी है जो मार्केट में एंटर करोगे और किसी नए प्लेयर को मार्केट में एंट्री नहीं मिलेगी। तो जो रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, अब प्रोटेक्ट से फर्म फ्रॉम न्यू कॉम्पिटिटर अराइविंग इन द मार्केट। तो जब कंपनी इतना पैसा इन्वेस्ट करती है ना, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये ना एक एश्योरेंस चाहती है कि आप ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाओगे ताकि हर कोई आके अपना प्रोडक्ट ऐसे ही ना शुरू कर दे। तो वो एक एंट्री बैरियर लगा दिया जाता है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर रहे हैं, ताकि उनके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो रूल और रेगुलेशन दैट प्रोटेक्ट अ फर्म फ्रॉम न्यू कॉम्पिटिटर अराइविंग इन द मार्केट इज कॉल्ड, हाँ, ओलिगोपोली बोल सकते हो। ओलिगोपोली सही एग्जाम्पल है। ओलिगोपोली जो मार्केट होता है उसमें एंट्री करना मुश्किल होता है। ओलिगोपोली जो मार्केट होता है, रूल और रेगुलेशन दैट प्रोटेक्ट्स अ फर्म फ्रॉम न्यू कॉम्पिटिटर अराइविंग इन द मार्केट। सही है बिल्कुल, आंसर इज बी। इसका बताओ। नेचुरल मोनोपोली इन द मार्केट। हाँ, काफी सारी चीजें वही रिलेटेड ही हैं यार, आदत तो नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया। नाम से ही पता चल रहा है, देखो नाम से पता चल रहा है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो क्वेश्चन आंसर। नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल मोनोपोली क्या होगी। आंसर ठीक है, आंसर है डी। आंसर है डी। है ए? ए क्यों दे रहा है ये? अ टेक्नोलॉजी दैट हर, नहीं नहीं गलत है, आंसर सही कर लो, इसका आंसर डी है। दो तीन फर्म तो होती नहीं है। आंसर ठीक कर लो, इसका आंसर है डी, नो डाउट अबाउट इट। तो दो तीन फर्म तो है ही नहीं। अ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प ए फर्म टू प्रोड्यूस अ लोअर एवरेज कॉस्ट, नो, देन टू और मोर फर्म्स। और रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट लाइसेंस बिफोर ए फर्म कैन सेल द प्रोडक्ट और सर्विस, मोनोपोली नहीं होगी ना वो। गवर्नमेंट का लाइसेंस भले ही रिक्वायर्ड है बट वो नेचुरल मोनोपोली नहीं आएगी। नेचुरल मोनोपोली कब आएगी? जब हम सिंगल है, हमें एक्सक्लूसिव राइट दिया जाए। एनी एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू ए फर्म फॉर सप्लाइंग ए प्रोडक्ट और सर्विस, तभी मोनोपोली आएगी मार्केट में। एक्सक्लूसिव दे दे हमें कि भैया हम ही हैं पूरे जो भी है, मोनोपोली। और कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, हम ही करेंगे जो भी करेंगे। तो अगर आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल गया तभी आपकी मोनोपोली बनेगी। तो आंसर इज डी, नॉट ए।
ये वाला बताओ, इसमें कुछ और टर्म आ गई है, ये टर्म भी सिखा देता हूँ मैं। ये मैंने तुम्हें कल कल तुम्हें ये टर्म पढ़ाई थी मैंने, इंट्राप्रेन्योर पढ़ाया था, सोशल इंट्राप्रेन्योर, ये दोनों पढ़ा दिए थे, ये दोनों बचते हैं अब। इसका आंसर क्या है? बताओ इसका आंसर। नहीं, कॉर्पोरेट मैनेजर, कल बताया तो था। बिल्कुल, इंटरप्रेन्योर। अरे कल बताया तो था यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, सोते रहते हो। अ कॉर्पोरेट मैनेजर हु स्टार्ट अ न्यू इनिशिएटिव फॉर देयर कंपनी, फॉर देयर कंपनी। अपनी कंपनी में से ही कोई इनिशिएटिव निकालता है, बताया था ना। अपनी कंपनी के अंदर ही कोई मैनेजर था, उस पे उसके पास कोई आइडिया आया तो उन्होंने बिजनेस बनाने के लिए दे दिया, वही तो एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाता है। बताया था ना, कंपनी के अंदर से ही कोई निकल के अपना बिजनेस सेटअप कर दे फॉर देयर कंपनी, which entails setting up a new distinct business unit and board of director can be regarded as intrapreneur. हाँ जी, इंट्रा से एंट्रा बन जाता है, बिल्कुल। जब अगर वो बाहर निकल जाता है, अभी वो उन्हीं कंपनी के लिए बिजनेस शुरू कर रहा है, न्यू इनिशिएटिव कर रहा है उन्हीं कंपनी के लिए। लेकिन ये दोनों टर्म सीखते हैं, इकोप्रेनर क्या होते हैं और टेक्नोप्रेनर क्या होते हैं। पता है किसी को इकोप्रेनर? एनीवन? व्हाट इज इकोप्रेनर एंड टेक्नोप्रेनर? इकोप्रेनर, हाँ जी हाँ जी, मॉक में था ना। Ecopreneur is a term used to describe an entrepreneur who starts and grows a business that has a positive impact on the environment. Eco, eco से पता चल रहा है नाम, इकोसिस्टम, इकोप्रेनर। एनवायरनमेंट पे अगर इम्पैक्ट डालेगा उसको बोलते हैं इको फ्रेंडली। हाँ जी बिल्कुल, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। An ecopreneur is a person who is committed to environmental sustainability, social responsibility, and economic viability. Economic viability. An ecopreneur start a business that makes a positive contribution to the environment, society, and the economy and is built around a principle of sustainability. Example of ecopreneurial companies includes Patagonia, a clothing company that is committed to sustainable and ethical practices, and Tesla, a company that produces electric vehicle and is committed to reduce carbon emission. Ecopreneur, तो जो कंपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली के लिए कोई नया प्रोडक्ट निकाल के लाती है उनको बोलते हैं इकोप्रेन्योर। और एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। जो भी जो भी प्लास्टिक की बजाय, प्लास्टिक पॉलिथीन की बजाय जो पेपर पॉलिथीन बना रहे हैं वो सारे इकोप्रेन्योर हो सकते हैं, राइट। आजकल स्पून देख रहे हो तुम, स्पून सारी वुडन की आ रही हैं, स्पून सारी वुडन की आ रही है ना आजकल। किसी भी रेस्टोरेंट से खाना मंगाओ वुडन की आती हैं। स्ट्रॉ इवन तक पेपर की आने लगी हैं। स्ट्रॉ जो पहले प्लास्टिक की आती थी अब वो सारी की सारी प्लास्टिक से हटके पेपर या वुडन में आने लगी है। तो जो भी बंदा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो रहा है, सोलर पैनल बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की बचत के लिए सोलर पैनल यूज हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। और इवन जो आजकल फार्मिंग वगैरह हो रही है, जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह के बिना हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वो सब इको फ्रेंडली है। तो जो भी एंटरप्रेन्योर जो इकोनॉमी के लिए काम करे, एनवायरमेंटल के लिए काम करे, वो सारे के सारे कहलाते हैं इकोप्रेन्योर। तो अब आई एम श्योर ये टर्म आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होती है इकोप्रेन्योर। तो एक और बची टेक्नोप्रेन्योर। टेक्नोप्रेन्योर क्या होता है? टेक्नोप्रेन्योर इज एन एंटरप्रेन्योर हु स्पेशलाइज इन यूजिंग टेक्नोलॉजी
टू क्रिएट, डिलीवर एंड सेल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जितनी भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी होती है ना, टेक्नोलॉजी से ही चेंजेस ला रहे हैं मार्केट में। A technopreneur is an entrepreneur who specializes in using technology to create, deliver, and sell innovative products. They are focused on building businesses that centered around technology and are typically very innovative and technically skilled. The term technopreneur is often used to describe entrepreneurs who work in high-tech industry such as software development, biotech, or robotics. These individuals often have a deep understanding of both technology and business and are able to apply this knowledge to create successful and innovative companies. जितनी भी आ रही हैं आजकल तो सारी टेक्निकली आ रही हैं। कितनी टेक कंपनी आ गई, सारे के सारे नए नए प्रोडक्ट, टेक डेवलपमेंट तो इतना हो रहा है। जितना भी एड टेक है वो सारा क्या है, सारा एजुकेशन एड टेक पे चला गया। ये सारा का सारा टेक्नोप्रेन्योर ही तो है ये। इवन जो अगर हम देखें ओला, उबेर, ये सब क्या है, टेक पे डिपेंडेंट है। अमेजन, स्विगी, ये सब क्या है, टेक्नोप्रेन्योर है। अमेजन हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या है, ये सब टेक्नोप्रेन्योर है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया। टेक्नोलॉजी की हेल्प से सब के सब ने लोगों को मतलब अलग ही डायरेक्शन में ले गए सारे के सारे। जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, सब ये टेक्नोप्रेन्योर है। Some example of successful Indian technopreneur includes Naveen Tiwari, founder of InMobi, mobile advertisement platform, Bhavesh Agrawal, Ola के founder, विजय शेखर, पेटीएम के फाउंडर, डिजिटल वॉलेट, सचिन बंसल, बिनी बंसल, फ्लिपकार्ट के फाउंडर, कुणाल बहल, रोहित बंसल, स्नैपडील के फाउंडर। ये सब इंडियन के एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पे। दीपिंदर गोयल, जोमेटो के फाउंडर। तो ये टेक्नोप्रेन्योर पूरा का पूरा मार्केट को टेक्नोलॉजी से ही चेंजेस ला रहा है। टेक्नोप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, ये सारी टर्म पता चल गई हमें। इकोप्रेन्योर। चले आगे। नेक्स्ट टर्म आती है ईडीपी गाइस। व्हाट इज ईडीपी? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू हेल्प। किसको हेल्प करते हैं ईडीपी? दीपिंदर गोयल। हाँ, दीपिंदर गोयल। InMobi आर फर्स्ट यूनिकॉर्न। बी, फर्स्ट जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को, या एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर। अच्छा, 3 बजे क्लास है गाइस, पता है आप लोगों को? 3 बजे क्लास है। मिक्स प्रैक्टिस करेंगे एलआर का। मैंने लिंक भेज दिया है ग्रुप पे, देख लेना एक बार। अन अकेडमी पे है मिक्स्ड एलआर प्रैक्टिस। ईडीपी, जो लोग ग्रुप पे नहीं है लेकिन ज्वाइन चैनल अन अकेडमी कैट वाला लोकेशन करो। हाँ, चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। 2:30 पे छोड़ दूंगा। आंसर है बी। आंसर है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। होता क्या है, देख लेते हैं ईडीपी होता क्या है। मैं देखो तुम्हें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको मेरा तरीका समझ में आ रहा है पढ़ाने का, मैं क्वेश्चन नहीं आंसर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें टर्म समझा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, उस पर मैं तुम्हें डिटेल दे रहा हूँ। तो अगर आगे से ईडीपी आएगा, यू शुड नो व्हाट इज ईडीपी। तो आई एम नॉट मगिंग अप, और आई एम नॉट टेलिंग यू टू मग अप द क्वेश्चन आंसर, आई एम टेलिंग यू द टर्म्स। तो ये इतना डिटेल में जाके कोई पढ़ाएगा नहीं, तो उसको पढ़ो ढंग से। EDP is designed to develop entrepreneurship skill and create awareness among first generation entrepreneur. These programs aim to provide the participant with the necessary knowledge, skills and training to start and run successful business venture. EDP are also beneficial for individuals who are planning to start a business. First generation entrepreneur but have no prior experience or knowledge of entrepreneurship. मतलब ये भैया फर्स्ट जनरेशन क्या हुए? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, जैसे नाम पता चल रहा है कि ये जो हैं इनकी फैमिली में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, ये पहली बार कुछ अपना नया करना चाहते हैं। देयर इज नो फैमिली पर्सन जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है या कोई इनके फैमिली मेंबर में है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, समझ रहे हो? नाम से पता चल रहा है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। इनको नॉलेज नहीं है कैसे करते हैं, तो वहां पे काम आता है
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम designed to develop the entrepreneurship skill and create awareness among first generation entrepreneur. आगे आंसर अपने आप आगे आंसर. तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं. These program aim to provide the participant with the necessary knowledge, skills and training to start and run a successful business venture. EDP are also beneficial for individuals who are planning to start a business but have no prior experience or knowledge of entrepreneurship. So yes, EDPs are typically designed for first generation entrepreneurs. ये आ गया आंसर पूरा डिटेल. ऐसे पढ़ो, समझ के पढ़ो, मजा आएगा पढ़ने में. तो EDP is basically for first generation, जिनका कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है. ये बताओ, What could provide an individual with the motivation to start a new business? ये तो बहुत सिंपल, बीच में ऐसे ही आ गया ये क्वेश्चन. तो ये तो बहुत सिंपल है. अभी सिर्फ एक क्लास बची है मेरी थर्सडे को इसकी. तो फरवरी में सिर्फ एक क्लास बची है, उसके बाद फिर मार्च में देखूंगा अगर शुरू करूंगा. अगर आपको लगेगा कि इफेक्टिव है, समझ में आ रहा है, देन आई विल स्टार्ट इन मार्च. थर्सडे को लास्ट क्लास है अभी फरवरी. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इंडिविजुअल का मोटिवेशन क्या होता है बिजनेस शुरू करने का? फाइनेंशियल रिवॉर्ड बिल्कुल. डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट बिल्कुल. रिस्क टेकिंग बिल्कुल. तो ये तो इजी क्वेश्चन है. ऑल ऑफ द अबव. ये वाला आंसर बताओ. फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ द कंट्री. क्लास कंटिन्यू रखो. और क्लास अभी फरवरी में तो यार एक ही है, एक ही होगा, उसके बाद करेंगे. आईडीबीआई या आईएफसीआई? कुछ लोग बोल रहे हैं आईडीबीआई, कुछ लोग बोल रहे हैं आईएफसीआई. फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ द कंट्री. अरे भैया ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ा दूंगा, मेरे आर भी तो होने चाहिए. मेरे जितने आर है उतने ही पढ़ाऊंगा ना. आंसर इज डी गाइस. ओ सॉरी, आंसर इज बी. बैंक पूछ रहा है, बैंक डेवलपमेंट बैंक. फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक. डेवलपमेंट बैंक नहीं है वो. किसी किसे का मोटिवेशन रिस्क कैसे होगा? रिस्क टेकिंग उनमें कैपेबिलिटी होती है यार. बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हो तो रिस्क अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है ना. कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ अलग करना होता है. बिजनेस अगर आपने सोचा तो रिस्क तो ऑटोमेटिक आएगा ना यार. रिस्क आपका कोई मोटिवेशन नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक इन्वॉल्व ही है. अगर आपने कुछ करने का सोचा है तो रिस्क इज इन बिल्ट. दिस इज अ बाय प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं. तो बिना रिस्क के आप कुछ नया कर ही नहीं सकते. तो जिसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी वही सोचेगा ना. राइट? समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं कि जो बंदे में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं होगी वही करेगा. विच कुड प्रोवाइड इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन है तो रिस्क इज इनबिल्ट. रिस्क उसको है नहीं. रिस्क टेकिंग, अगर वो बिजनेस शुरू करना चाहता है मतलब वो रिस्क लेना चाहता है, तभी उसने सोचा है. समझ रहे हो? अगर वो रिस्क लेना नहीं चाहता होगा, बिजनेस सोचेगा ही नहीं. फिर वो अपने जॉब करता रहेगा, सैलरी आ रही है टाइम पे. तो रिस्क टेकिंग इज अ बाय प्रोडक्ट. आंसर इज आईडीबीआई गाइस. द आईडीबीआई बैंक है ये. बैंक, जहां बैंक की बात हो रही है वहां पे आईडीबीआई का नाम आएगा. द आईडीबीआई वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. It was established in 1964 as a wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India to provide credit and other facility for the development of industry in India. IDBI was converted into a full-fledged commercial bank in 2004 and is now known as IDBI Bank Limited. तो IDBI was the first bank, अब हो चुकी है IDBI Bank Limited 2004 में कॉमर्शियल हुई. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईडीबीआई फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक कौन सी है, वो है आईडीबीआई. और अगली क्लास में हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि एसएफसी क्या होता है, आईएफसी क्या होता है, ये भाई बताऊंगा. गॉट इट? चलो फिर
इतना करते हैं आज, देन विल कंटिन्यू। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, इसके नोट्स बना लेना, पढ़ लेना ढंग से, और जिसको पीडीएफ चाहिए होगी मैं बता दूँ। ये सब एक बार ढंग से पढ़ लो, मज़ा आएगा आपको। तो बहुत डिटेल में पढ़ा है, नोट्स ढंग से बनाओ, फिर मिलते हैं।